हेलो गाइज, वेलकम बैक टू के स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अम्ल, क्षार तथा लवण। ये चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षार तथा लवण, यूपी बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद द नोट्स आप लोगों के साथ अम्ल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। आपको अगर पूरा समझना है अम्ल क्या होते हैं और अम्ल की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, मतलब अम्ल के भौतिक गुण कितने होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है अम्ल, क्षार एवं लवण। मतलब कि अम्ल की इंग्लिश होती है एसिड, क्षार की इंग्लिश होती है बेसेस और लवण की इंग्लिश होती है साल्ट। मतलब कि एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल की जो होती है अम्ल की दो परिभाषाएं होती हैं, अम्ल की दो डिफिनेशंस होती हैं। पहली होती है प्राचीनतम परिभाषा, माने इनोसेंट डिफिनेशन। तो इनोसेंट डिफिनेशंस में क्या कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है नीले को लाल कर देते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, नीले को लाल कर देते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। और इसकी उत्पत्ति हमारी लैटिन भाषा के एसिड्स से हुई है। अम्ल की उत्पत्ति हमारी लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिसका अर्थ होता है खट्टा अथवा स्योर, इसका अर्थ होता है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं प्राचीनतम परिभाषा के अनुसार कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस पेपर को लाल करने के लिए इसकी एक मैं आपको ट्रिक बता दूं। इसमें आप लोगों को क्षार और अम्ल में बहुत ही कठिनाई होती है कि कौन सा नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और कौन सा लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो इसका मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करके दे रहा हूँ। अम्ल से होता है मतलब अम्ल जो होता है वो छोटा से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर आपको लिख दूँ मैं अनिल। तो मतलब आ से अम्ल और नी से नीला और ला से लाल, मतलब जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। तो यहाँ पर मैंने आ से लिख दिया अम्ल, मतलब अम्ल हो जाएगा। अनिल में आ से अम्ल और यन से ना, यहाँ पर लिखा गया है नी मतलब नीला और यल मतलब ला मतलब लाल। तो यहाँ पर अम्ल वह पदार्थ हो जाएंगे जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। तो आप लोग अनिल जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं कि वे पदार्थ होंगे, अम्ल वे पदार्थ होंगे जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। मतलब नी और ला, नील, आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, अनिल। तो अब हम अगर दूसरे डिफिनेशन की बात करें, अर्हेनियस सिद्धांतानुसार, हमारा अर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था अम्ल के ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने ये दिया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन हमें नहीं देते हैं। जल में जब वियोजित होंगे तो वे सिर्फ हमें H+ आयन देंगे, मतलब कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हमें H+ आयन ही देंगे, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देंगे, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं H2SO4 आप देख सकते हैं यहाँ पर H2SO4, HNO3, HCN और ETC मतलब एक्सेट्रा। तो अब अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई पदार्थ हमारा ये अम्ल है या नहीं, तो इसका मैं आप लोगों को कुछ रिएक्शन की सहायता से बता दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा अर्हेनियस की पहले आप लोग याद कर लीजिए कि अर्हेनियस सिद्धांतानुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, मतलब कि उसका कोई जलीय विलयन होगा, उसमें वो घुलकर मतलब या वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन मतलब कि H+ आयन ही देंगे, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देंगे, तब हम उन पदार्थों को हम अम्ल कह देंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला हमारा H2SO4 है, तो हम H2SO को अगर हम जल में वियोजित करेंगे, इसे हम H2SO4 को हम जब जल में घोलेंगे, मतलब जल में जब हम वियोजित करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें H+ आयन मिलता है या नहीं। अगर H+ आयन मिलेगा तो ये हमारा अम्ल हो जाएगा, और अगर H+ आयन हमें नहीं मिलेगा तो हमारा ये अम्ल नहीं होगा। तो हमारा H2SO4 है, इसका एक्वस विलयन लिया गया है AQ। तो एक्वस विलयन में जब हम इसको घोलेंगे, तो AQ में जब हम इसको घोलेंगे, इसकी क्या कहते हैं अभिक्रिया जब हम करवाएंगे जल में, तो हमें ये H+ आयन प्राप्त हो जाएगा और SO4 H+ आयन ये प्राप्त हो जाएगा, और SO4 हमारा
ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, 2H प्लस आयन, और यहाँ पर इसकी बैलेंसी होती है SO4 की 3, SO4 की बैलेंसी होती है 2 माइनस होती है, मतलब कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है। इसका ये हमें इसकी मतलब वो तो बताया गया है। और तो जब ये H प्लस जो आयन है इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ये भी हमारा एक्वस ही रहेगा। और ये हमारा जो सल्फेट आयन बचेगा, सल्फेट आयन भी हमारा ये एक्वस विलयन में ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो H2SO4 था उसको जब जल में घोला गया, मतलब एक्वस विलयन में इसको मिलाया गया, तो हमें H प्लस आयन मिले। हमें सिर्फ देखना था कि H प्लस आयन हमें मिलता है या नहीं, तो हमें इसमें H प्लस आयन मिल गया। मतलब कि जो हमारा ये H2SO4 है ये हमारा क्या कहते हैं, अम्ल है। अब हम अगर HCl की बात करें, HCl, तो HCl को भी जब हम एक्वस विलयन में घोलेंगे तो एक्वस विलयन में घोलने पर हमें प्राप्त हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सिर्फ H प्लस देखना है कि प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो H प्लस में हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो हमारा अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सबका आप निकाल कर देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हमें H प्लस आयन देंगे तो ये हमारे अम्ल कहलाएंगे, और अगर हमें H प्लस आयन नहीं देते हैं तो हमारे क्षार हो जाएंगे या कोई अन्य पदार्थ हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं आपको लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, पहले मैंने नहीं कहा वीडियो की स्टार्टिंग में। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, तब तक आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। तो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो आयनन के आधार पर अम्लों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आयनन के आधार पर मतलब कि धनायन और ऋणायन के आधार पर हम अम्लों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें से हमारा पहला हो जाएगा प्रबल अम्ल, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रांग एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, अब हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित व वियोजित हो जाते हैं, मतलब जल में पूर्णतः जो घुल जाएंगे जो अम्ल, वे हमारे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैंने बहुत ही मेहनत से इसका नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं प्रबल अम्ल की डिफिनेशन यहाँ पर लिखी गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित व आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पर नोट्स मैंने लिखा है कि सभी खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल की एक पहचान होती है कि खनिजों से हमें जितने भी खनिज से हमें अम्ल प्राप्त होते हैं वे सभी अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये जो हैं ये जितने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो है ये हमारे 3 अम्ल प्रबल अम्ल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल हमारे क्या होते हैं। तो आप इसकी दुर्बल अम्ल की यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसकी भी एक पहचान होती है कि पादपों व जीवों से प्राप्त होने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से जितने अम्ल हमें प्राप्त होते हैं वे सभी अम्ल हमारे दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, इसके एग्जाम्पल कुछ लिखे गए हैं, जैसे HCN, CH3COOH, CHOOH, CHOOH। तो यहाँ पर HCN का यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN का मतलब होता है हाइड्रोजन साइनाइड, और ये CH3COOH लिखा गया है तो इसका होता है इथेनोइक एसिड, इसको कहते हैं हम। और ये हमारा HCOOH ये हो जाएगा मतलब कि मेथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। COOH जो है मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, और CH3COOH हो जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये हमारे जितने एसिड हैं ये हमारे दुर्बल मतलब वीक एसिड के अंतर्गत आ जाएंगे, HCN, CH3COOH और HCOOH। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अम्ल के भौतिक गुण कितने होते हैं।
तो हम अब बात करेंगे अम्लों के जलीय विलयन में अपेक्षिक प्रबलता का क्रम। जो अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में कौन से अम्ल कितनी प्रबलता के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की गई है कि अम्ल में कितनी तेज़ी के साथ कौन अभिक्रिया कर सकता है, कौन सा अम्ल। तो यहाँ पर HCl जो है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl, और ये जो है जल के साथ बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर HCl पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है HNO3 आएगा, फिर HNO3 के बाद हमारा H2SO4 आएगा, फिर उसके बाद हमारा CH3COOH आएगा, मतलब कि एथेनोइक एसिड हमारा आएगा। इसके पहले एथेनोइक एसिड से पहले हमारा प्रबल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और उससे पहले हमारा होता है हाइड्रोजन और ये नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ये नाइट्रिक एसिड उससे पहले हमारा प्रबल अम्ल होता है, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे पहले होता है। फिर उसके बाद हमारा H2CO3, उससे कम हमारा HCl। तो इसका आप क्रम देख सकते हैं, इसका भी आप लोग कहीं इसको नोट कर सकते हैं कि अम्लों की जलीय विलयन में अपेक्षिक प्रबलता का क्रम ये है, क्रम इसको आप लोग लिख सकते हैं। फिर हम अगर हाइड्रोजन, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, कभी कभी हमारे प्रश्न में पूछ सकता है कि हाइड्रोनियम आयन क्या है, इसका परिभाषा सहित हमें उदाहरण बताइए। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं ये हमें हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, मतलब H+ से प्राप्त होता है हाइड्रोजन आयन से। H+ जो होता है हमारा हाइड्रोजन आयन कहलाता है। H+ जो है ये हमारा हाइड्रोजन आयन कहलाएगा, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है ये बहुत छोटा होता है, और छोटे आकार तथा इसका जो घन आवेश होता है वो बहुत ही उच्च होता है। उच्च आवेश घनत्व के कारण ये जल के साथ जुड़कर जलयोजित आयन का निर्माण करता है, मतलब इस जल से अभिक्रिया करके जलयोजित आयन का निर्माण करता है। तो इस जलयोजित आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये H+ था, ये जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ का निर्माण किया है। तो यही जो हमारा H3O+ होता है इसी को हम हाइड्रोनियम आयन कह देते हैं। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करें अम्लों के भौतिक गुण के बारे में, तो यहाँ पर अम्लों के भौतिक गुण को मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है, इसको भी इसी तरह आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। तो अम्लों को भौतिक गुण में हमारा पहला प्रॉपर्टी जिसकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज हमारी खट्टे तथा जल में विलय होते हैं, मतलब जो अम्ल होते हैं वे खट्टे होते हैं तथा ये जल में विलय होते हैं। और फिर अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और अम्लों की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है, अम्लों की प्रकृति होती है संक्षारक होती है, मतलब कि इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव CORROSIV कोरोसिव होते हैं। और इनकी क्रिया से जो कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि ये सब होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही संक्षारक होता है अम्ल। अगर हमारी त्वचा पर पड़ जाए तो हमें हमारी त्वचा को ये नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हम अगर अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो अभी तक मैंने आप लोगों को भौतिक गुण अम्लों के बारे में कुछ डिफिनेशन उसके बताए, फिर अम्लों के भौतिक गुण बताए। अब यहाँ पर हम अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्लों के भौतिक गुण तो आप सभी को पता होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर रासायनिक गुण को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अटेंटिव होकर। तो यहाँ पर अम्लों के जो भौतिक रासायनिक गुण है ये निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। तो यहाँ पर पहला रासायनिक गुण हमारा है धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातुएं जो होते हैं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि ये सब जो होती हैं, सब धातुएं होती हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं धातु, अम्ल से अभिक्रिया करेंगे धातुएँ तो हमें हाइड्रोजन मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन मुक्त करेंगे, ये इसका फार्मूला है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन हमें देंगी। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमें लोहा है आयरन Fe, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको जब हम किसी भी अम्ल से जैसे HCl से हम इसकी अभिक्रिया कराएँ तो HCl से अभिक्रिया कराने पर एक एक्वस विलयन हमारा ये होगा, HCl जो होगा। तो इसकी जो हम आयरन की जब हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें फेरस क्लोराइड, ये इसको हम फेरस कहते हैं, फेरिक इंग्लिश में इसको, और इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो इसकी जब हम क्या कराएंगे तो हमें FeCl2 प्राप्त हो जाएगा, FeCl2 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमें प्राप्त हो जाएगी, मतलब ये मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयरन था, हिंदी में इसको आप लोग लिख लें आयरन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
और ये जो अभिक्रिया किया उसके बाद हमें प्राप्त हुआ फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई। और अगर दूसरी अभिक्रिया की हम बात करें, अगर जिंक हम यहीं पर ले लें, जिंक की अभिक्रिया हम अगर H2SO4 से करा दें, H2SO4 जो है ये मैंने आप लोगों को बताया भी है, H2SO4 प्रबल अम्ल हमारा है। तो अगर हम H2SO4 से कराएं, 21 बिलियन इसका है और जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा, तो हम अम्ल की अभिक्रिया अगर H2SO4 से कराएं तो हमें ZnSO4 प्राप्त होगा, मतलब जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, ZnSO4, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त हो जाएगी। ये जाकर जिंक जो है ये H2SO4 मतलब SO4 में जुड़ जाएगा, और जो H2SO4 लिखा है तो H2SO4 में से H2 हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमें यहाँ पर मुक्त कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से रासायनिक अभिक्रिया बता दी गई है। और तो अब हम चलते हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के अम्लों के रासायनिक गुण की तरफ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अम्लों की जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया होती है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट के साथ जो धातुएं होती हैं, मतलब कि जो अम्ल होते हैं हमें, तो धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो हम देखते हैं कि धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होती है। तो इसका आप लोग फार्मूला लिख लें कि जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त, मतलब कि लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। तो इसका फार्मूला लिख लें, धातु जो होगा, धातु कार्बोनेट जो होगा, धातु कार्बोनेट जो होंगे वो जब हमें अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो वे हमें देंगे लवण देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, CO2 देंगे और जल देंगे H2O। तो यहाँ पर आप इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है, धातु कार्बोनेट जब हम से अभिक्रिया करेंगे तो हमें लवण, CO2 और H2O प्राप्त होंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। तो इसकी जब अभिक्रिया हम HCl से करवाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा, मतलब कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो हमारा एक लवण है, ये मतलब कि साल्ट है। तो कैल्शियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा और जल प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर H2O, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो इसका आप लोग बैलेंसिंग कर लीजिएगा। बैलेंसिंग करने का मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिससे आप देखकर इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या इसको आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उससे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हम कैसे करते हैं, या आप लोग कहीं सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जल और कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त होगा। अब अगर हम जो अम्ल होते हैं उनकी हम अगर तीसरी रासायनिक अभिक्रिया की तरफ चलें तो हमें तीसरा रासायनिक अभिक्रिया इसका प्राप्त होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो अम्ल होते हैं वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। मतलब कि जितने भी अम्ल होंगे वे जब सिंपली किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, और अगर कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बोनेट में CO होता है, तो मतलब कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देंगे। H2 मतलब कि हाइड्रोजन के स्थान पर H2O आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे। तो इसको आप लोग कहीं पर नोट कर सकते हैं। तो अब अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे, आप लोग यहीं पर लिख लें कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वे जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो ये भी हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देंगे। यहाँ कहीं पर आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2O मतलब कि जल। तो हम अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है CaSCO3 का होल ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, CaCl2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 21 बिलियन इसका होगा, AQ 21 बिलियन, और
2 मालिक्यूल हमारे जल प्राप्त हो जाएंगे H2O, और हमारे 2 मालिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं आप, ये हमारा कैल्शियम CaLSium कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया हम जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम अगर तीसरी इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलें, अम्लों की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये भी हमें लवण और जल देते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं मिलेगा, धातु ऑक्साइडों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वहाँ पर हमें जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ जल ही प्राप्त होगा। और कार्बोनेट जो होते हैं उसमें O2 मतलब कि ऑक्सीजन के 2 या 3 परमाणु होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि धातु ऑक्साइडों की, धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड जब हमें अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल देते हैं, लवण और जल। तो हमें लवण, यहाँ पर लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त हो जाएगा, H2O, लवण और जल। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी हम अपक्रिया जब HCl से कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया जब हम HCl से कराएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड जो एक लवण है, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा और जल प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड Ca जो है ये Cl से जाकर मिल गया, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, और ये एक हाइड्रोजन हमारा बचा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, तो हमारे जुड़कर H2O हो गया। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2 हम लगा सकते हैं हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस भी हो जाएगा ये हमारी अपक्रिया। तो हमारी H2O ये हमारे लिक्विड स्टेट में हमारे प्राप्त हो जाएगी। अगर हम एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपक्रिया हम H2SO4 से जब कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपक्रिया H2SO4 से कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम ये जो EMG है वो SO4 से जाकर जुड़ जाएगा, और ये H2 और ये O बचेगा यहाँ पर, तो ये H2 यहाँ पर बचा और ये O यहाँ पर बचा, तो हमें यहाँ पर पहले लिख दूँ, ये मैग्नीशियम सल्फेट हमें प्राप्त हो जाएगा और H2 और O यहाँ पर मतलब कि जल हमें प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से अपक्रिया अगर की जाएगी, धातु ऑक्साइडों से अम्ल की अपक्रिया कराई जाएगी तो हमें लवण और जल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक था धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में और धातुओं के कुछ भौतिक गुण के बारे में, और अम्लों के रासायनिक गुण और अम्लों के भौतिक गुण के बारे में चर्चा की गई, और अम्ल क्या होते हैं उनकी कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दी गई हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ धातुओं के बारे में मतलब कि अम्लों के बारे में ही चर्चा की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्षार और लवण के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।